तो गाइज़ अगर आप AIATC के 2025 के एग्ज़ाम में सेलेक्ट हो चुके हैं और DV का वेट कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल असेसमेंट और वॉइस टेस्ट में क्या क्या होता है इस वीडियो में सब है। और इस वीडियो के बीच में मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसा बताने वाला हूँ जिसमें ना सिर्फ करंट एस्पिरेंट बल्कि 5-5, 6-6 साल या 3-4 साल के जो पिछले रिक्रूटमेंट्स के ATCs हैं, ATC ऑफिसर्स हैं, वो भी परेशान हैं अभी तक, है ना। अगर उन्होंने उस चीज़ को सही किया होता तो आज वो अपनी रेटिंग के लिए, लाइसेंस के लिए परेशान नहीं रहे होते। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, मैं ज़रूर उसके बारे में आपको बताऊँगा वो। तो हेलो गाइस, जैसा कि आप सभी का ये ATC का एग्ज़ाम हो चुका है 2025 का और आप बेसब्री से अपने DV का और मेडिकल असेसमेंट का वेट कर रहे हैं ताकि आपकी ज्वाइनिंग जल्दी से जल्दी हो पाए। तो मेरे पास कुछ क्वेरीज थी कि और DV में क्या क्या होता है, मेनली वॉइस टेस्ट में क्या क्या होता है। ऐसा यूट्यूब वीडियोस भी बहुत कुछ इस पर नहीं बनी है और बहुत ज़्यादा कंटेंट या इन्फॉर्मेशन इस टॉपिक पे नहीं है कि AIATC के वॉइस टेस्ट में क्या क्या होता है और उसके लिए कैसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो मुझे लगा कि एक इस पर वीडियो बनाई जा सकती है, तो मैंने अपना थोड़ा सा होमवर्क करके आपके लिए एक कंटेंट तैयार किया है ताकि कोई पॉइंट मिस ना हो जाए उसमें से। इसमें हम 3 टॉपिक कवर करेंगे मेनली, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल असेसमेंट और वॉइस टेस्ट में क्या क्या होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमको ले जाने होते हैं, मेडिकल के टाइम पे क्या क्या ध्यान रखना है आपको, वॉइस टेस्ट में की डिटेल्स और कैसे हम उसकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस अगर हमको ज़रूरत है तो कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं डॉक्यूमेंट क्या क्या हमको चाहिए। आपको ऑलरेडी मेल आ चुका होगा, एक डॉक्यूमेंट आ चुका होगा जिसमें आपके रोल नंबर होंगे, उसमें साफ साफ मेंशन होगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या एनेक्सेस आपको तैयार करके लेके जाने हैं। तो ये मैंने अलग अलग कलर से हाईलाइट किए हैं, ये सब आपको बताएं। एडमिट कार्ड, फोटो ID कार्ड, एडमिट कार्ड आपका AIATC एग्जाम का, फोटो ID कार्ड आप कुछ भी ले जा सकते हैं, आपका आधार कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, मल्टीपल आप लेके जा सकते हैं, और पासपोर्ट साइज फोटोज़ बिना स्पेक्स के वाइट बैकग्राउंड में आप फॉर्मल सा कोई लेटेस्ट अपना फोटोग्राफ लेके जाइए। फिर 10th-12th की मार्कशीट, सर्टिफिकेट्स, अगर सर्टिफिकेट और मार्कशीट कंबाइन है तो वो आप लेके जा सकते हैं। CBSE में मेनली दोनों अलग अलग होते हैं तो आप दोनों लेके जाने हैं। फिर सेमेस्टर वाइज मार्कशीट ऑफ ग्रेजुएशन, डिग्री सर्टिफिकेट, CGPA टू परसेंटेज डॉक्यूमेंट। तो कुछ कुछ यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में CGPA मिलती है, परसेंटेज नहीं मिलती है ना, तो उनको शायद इसकी ज़रूरत पड़ेगी कि एक कॉलेज उनको डॉक्यूमेंट देगा, उसमें लिखा होगा कि CGPA × 10 इज़ % मेरे कॉलेज के केस में, और अलग अलग कॉलेज के केस में अलग अलग हो सकता है ना। इनकम सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है, कास्ट सर्टिफिकेट आपको करंट फाइनेंशियल ईयर का लेके जाना है, EWS सर्टिफिकेट आपने अगर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से या फिर किसी रिजर्व कैटेगरी से अप्लाई किया तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट और EWS कैटेगरी का करंट फाइनेंशियल ईयर का लेटेस्ट सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करके लेके जाना है। फिर PW कैटेगरी और फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ सर्टिफिकेट Annexure 2 जो मिलता है तो वो आपको लेके जाना होगा, उसमें आपको सेल्फ एक्सप्लेन करना होगा कि यही आपकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट है जो आप ATC कर सकते हैं, है ना। फिर मेडिकल रिपोर्ट्स जो आपके Annexure 1 में है वो आपको प्रॉपरली प्रिपेयर करके लेके जानी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो के बीच में मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसा बताने वाला हूँ जिसमें ना सिर्फ करंट एस्पिरेंट बल्कि 5-5, 6-6 साल या 3-4 साल के जो पिछले रिक्रूटमेंट्स के ATCs हैं, ATC ऑफिसर्स हैं, वो भी परेशान हैं अभी तक, है ना। अगर उन्होंने उस चीज़ को सही किया होता तो आज वो अपनी रेटिंग के लिए, लाइसेंस के लिए परेशान नहीं रहे होते। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, मैं ज़रूर उसके बारे में आपको बताऊँगा वो चीज़ क्या है। फिर NOC फ्रॉम करंट एम्प्लॉयर, अगर आप कहीं पे PSU में या स्टेट गवर्नमेंट में किसी गवर्नमेंट बॉडी में आप काम कर रहे हैं तो आपको करंट एम्प्लॉयर से एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाना है कि ये कैंडिडेट हमारे यहाँ काम करता है और हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, इसके खिलाफ कोई ड्यू नहीं है ना, कोई भी उसका बॉन्ड बकाया नहीं है और हमको कोई आपत्ति नहीं है अगर वो AIATC में जाना चाहता है। फिर ट्रैवल टिकट फॉर रिम्बर्समेंट, बहुत लोग इसको मिस करते हैं, अपने ट्रैवल टिकट नहीं लेके जाते, जबकि अथॉरिटीज़ आपको उसका पूरा पैसा रिम्बर्स करती है। आप जहाँ से भी ट्रैवल करके जा रहे हैं आपको शायद सेकंड AC का टिकट का मिलता है। बहुत लोग खुशी खुशी में इसको नहीं देते कि ठीक है यार अभी DV हो रहा है, क्या ही कराना है रिम्बर्समेंट, लेकिन अगर अथॉरिटी आपको ये सुविधा दे रही है तो आपको जरूर अपनी टिकट लेके जानी चाहिए, बोर्डिंग पास लेके जाना चाहिए जिसमें क्लियरली प्राइस मेंशन हो और आपको वो अटेस्ट करना चाहिए, तो आपको रिम्बर्समेंट पूरा मिल जाता है। मैं चेन्नई से दिल्ली गया था, मैं अपने फ्लाइट टिकट लगाई थी और तो मेरे को उसका 8,000 रुपीज़ वापस मिल गया था। ठीक है, कन्फर्मेशन ऑफ प्रोबेशन सर्टिफिकेट, ये उनके लिए इंपॉर्टेंट है। कैसे बहुत सारे लोग फायर डिपार्टमेंट ऑफ AAI से या फिर ऑपरेशन डिपार्टमेंट या CENS डिपार्टमेंट से या कॉमन कैडर या जैसे सिविल इलेक्ट्रिकल वगैरह डिपार्टमेंट है उससे यही ATC का एग्जाम देके ATC ज्वाइन करते हैं, तो उनको ये वाला सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होता है अपने करंट AAI के ऑफिस से कि भाई हमको कोई आपत्ति नहीं है अगेन कि इसने अपना प्रोबेशन पीरियड पूरा कर लिया है इस वाली जॉब में और ये ATC के लिए जा सकता है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट क्या क्या है इसमें, डॉक्यूमेंट सारे आप ले प्रोड्यूस कर लोगे। इंपॉर्टेंट ये है कि फुल टाइम रेगुलर डिग्री होना बहुत ज़रूरी है, वो नोटिफिकेशन में साफ साफ मेंशन है। अगर आपकी डिग्री पे साफ साफ मेंशन है ऑलरेडी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिग्री पे अगर आपके ये मेंशन नहीं है कि भाई ये डिग्री फुल टाइम में रेगुलर थी या नहीं है तो आपको कॉलेज से अलग से एक डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना पड़ेगा जिसमें लिखा होगा कि इस एस्पिरेंट की, इस कैंडिडेट की जो हमारे कॉलेज में ये डिग्री किया है उसकी डिग्री फुल टाइम रेगुलर डिग्री थी। ठीक है, वो आपको जरूर प्रोड्यूस करना है।
फिर क्लियरली नोटिफिकेशन में था कि फिजिक्स और मैथ्स होनी चाहिए वन ऑफ द सेमेस्टर। अगर आपके किसी सेमेस्टर की मार्कशीट पे वो मेंशन नहीं है तो आपको अलग से उसका एक डॉक्यूमेंट कॉलेज से अटेस्ट करा के या कॉलेज से प्रोड्यूस कराना होगा कि भाई इस एस्पिरेंट के वन ऑफ द सेमेस्टर फिजिक्स और मैथ्स थे, और वो कॉलेज से सर्टिफाइड होगा। कास्ट सर्टिफिकेट आपको करंट फाइनेंशियल ईयर से लेना है, ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट बात थी वो यही है, जो आपका एनेक्चर 3 होगा, सेल्फ अटेस्टेशन फॉर्म होगा, उसमें 2 चीज़ें होंगी। 2 आपको विटनेस डालने होंगे, नोन पर्सन्स, जिनके आप उसमें नाम और मोबाइल नंबर डालेंगे। जब भी आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है तो पुलिस और AI अथॉरिटीज़ उन पे कॉल करके पूछती है कि इस बंदे ने ये ATC की जॉब इनकी लगी है और हम अपना इन्होंने आपका नाम डाला है इसमें, कि आप इनको जानते हैं, कि इनका नेचर कैसा है, इनके खिलाफ कोई केस तो नहीं है, इनका जनरल आचरण कैसा है, कैरेक्टर कैसा है, तो वो सब पूछते हैं। अब आपने ऐसे लोगों के नंबर दे दिए जो आपका वैसे तो दोस्त बनने का नाटक करते हैं, पीठ पीछे नहीं चाहते कि भाई गवर्नमेंट जॉब लग गई है, कुछ भी जेलिसी है, तो ऐसे लोगों के नंबर कतई मत दें। सिर्फ ऐसे लोगों के नंबर दें जो आपका दिल से भला चाहते हैं और तुरंत वो बोलें कि हाँ हम इनको जानते हैं और इनके खिलाफ कोई केस नहीं है, इनका नेचुरल कैरेक्टर बहुत सही, सब कुछ सही है। इसी डॉक्यूमेंट में एनेक्चर 3 में बहुत इंपॉर्टेंट है, आप वापस से सुन लीजिए इसको, आपसे आपके प्रीवियस 5-6 ईयर्स के एड्रेस मांगे जाएंगे कि आप कहाँ रहे थे पिछले 5 साल की या 10 साल की ड्यूरेशन में, ठीक है। तो आप उसमें अपना कॉलेज का डाल सकते हैं, आप अपने उसमें घर का डाल सकते हैं। गलती लोग क्या करते हैं, जैसे बहुत लोग होते हैं नॉर्थ से साउथ में जाते हैं, या साउथ वाले दिल्ली में या गुड़गांव में कहीं जॉब कर रहे हैं, ठीक है, या बैंगलोर में आप कहीं जॉब कर रहे हैं, हैदराबाद में जॉब कर रहे हैं। मेरे केस में मैं चेन्नई में जॉब कर रहा था, और फिर हम डाल देते हैं एड्रेस चेन्नई का, बैंगलोर का, हैदराबाद का, जहाँ पे हम कुछ टाइम के लिए रहे थे। कोई रेंट एग्रीमेंट कुछ नहीं था, कोई हमको जानता नहीं था, हमने तुरंत फ्लैट चेंज कर लिया था वहाँ से, है ना। हम 6-7 महीने रह के वहाँ से आ गए थे। अब वहाँ पे जब पुलिस पहुँचती है या किसी को कॉल करती है वेरिफिकेशन के लिए, तो आपका कोई वेरिफिकेशन करने वाला होता ही नहीं है वहाँ पे, तो वो आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन हमेशा पेंडिंग रहता है। और आपको ATC की ट्रेनिंग होने के बाद लाइसेंस में प्रॉब्लम आती है, सेट कॉल जो होता है स्टूडेंट ATC लाइसेंस, उसमें प्रॉब्लम आती है। और मैं आपको लिटरली लिख के दे रहा हूँ ये चीज़, बता रहा हूँ गारंटी से, मेरे जो सीनियर्स हैं इस डिपार्टमेंट में वो अभी तक इससे सफ़र कर रहे हैं, उनका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन पूरा नहीं हो पा रहा, और वो इसके जो ATC की पूरी पर्क्स हैं, रेटिंग्स है, वो उनका बेनिफिट ही नहीं उठा पा रहे। तो आप इसको प्लीज़ ना करें, सिर्फ उन्हीं एड्रेस को डालें जहाँ पे आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन अच्छे से जल्दी हो जाए। आपका होम टाउन हो गया, परमानेंट एड्रेस वहाँ पे, और कॉलेज के पास सारे आपके डॉक्यूमेंट होते हैं, तो वहाँ पे भी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन तुरंत हो जाता है। तो आप इन 2 ही जगहों को डालें जहाँ पे वो जल्दी से हो जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। फिर मेडिकल असेसमेंट में आपका एनेक्चर 1 है, उसमें ये जो हुए हैं ड्रग्स सब्सटेंस हैं, इनके टेस्ट होते हैं। उसके लिए आपका CHQ में जब आपका DV होगा तब अलग से एक यूरिन सैंपल लिया जाएगा। तो उसके लिए आप ये मेडिकल आपका पूरा फॉर्म अलग है, वो तो आप बना के लेके जाओगे ही जाओगे। उसके अलावा भी आपका CHQ में एक यूरिन सैंपल लिया जाएगा, उसमें आपके ये ड्रग्स टेस्ट होंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट अब इसमें क्या है, हाँ बहुत सारे मेरे दोस्त बहुत सफ़र किए, उन्होंने क्या कि मेडिकल अपना एनेक्चर 1 बना के पूरा मेडिकल असेसमेंट लेके गए, लेकिन डॉक्टर ने गलती से उसमें 6x6 पे टिक नहीं किया, है ना। और फिर कलर परसेप्शन का उसमें एक टेस्ट होता है CP2, CP3, CP4, उस पर गलती से CP4 पे या CP3 पे कुछ पे कर दिया, जो कि वैलिड ही नहीं है, अलाउड नहीं है ATC जॉब के लिए। तो उसमें उसको आप अच्छे से चेक करके डॉक्टर से अच्छे से बात करके ही उसको बनवाएं, है ना, कि भाई इसमें आप इस पर भी टिक करो, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि किस मेथड से कलर परसेप्शन आपका चेक हुआ है, तो उस पर भी उनको मार्क करना ज़रूरी है डॉक्टर को। और कलर परसेप्शन का आपका कैटेगरी क्या है, CP1, CP2, CP3 कुछ ऐसा होता है, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन उसी पर टिक कराएं जो इसमें वैलिड है ना। गलती से भी किसी दूसरे पर टिक ना करें, क्योंकि ऐसे ही कैजुअली डॉक्टर साइन करते करते गलती से पूरा लंबा साइन कर दिया और वो आगे चला गया। ऐसे मेरे बहुत सारे दोस्त सफ़र हुए हैं, उनको पूरा मेडिकल वापस से प्रोड्यूस करना पड़ा। तो आप इससे बचें, एक ही बार में पूरा कराएं, है ना, उसके लिए आप उसमें अच्छे से कराएं। अगेन आई साइट मार्क 6x6 पे क्लिक होना चाहिए, उस पर गलती से किसी और पे वो या तो मिस कर जाते हैं या फिर किसी और पे कर देते हैं गलती से टिक मार्क डॉक्टर, तो आपको सफ़र करना पड़ेगा उसमें। तो उसको आप अपने मेडिकल असेसमेंट को अच्छे से चेक कर लें। और डॉक्टर की सील, साइन, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये 2-3 जगह है उस मेडिकल फॉर्म में, 2 या 3 जगह है, तो उन तीनों जगह पे होना चाहिए। डॉक्टर नॉर्मली एक जगह पे करके आपको वापस दे देंगे, आपने भी ध्यान नहीं दिया, आप उसको लेके आ जाएंगे, तो आपको अगेन पूरा वापस से बनाना पड़ेगा, बहुत प्रॉब्लम होगी, वापस से सारे टेस्ट कराने पड़ेंगे, सब कुछ दिक्कत होगी, ठीक है। ये सब तैयार हो गया, आप DV के लिए दिल्ली पहुंच गए, CHQ में पहुंच गए, है ना। उसके बाद आपको जैसे मैंने अभी बताया 6 सब्सटेंस के लिए टेस्ट होने वाला है, साइकोलॉजिकल सब्सटेंस के लिए। उससे पहले ड्रिंक इनफ वाटर बिफोर दैट यूरिन सैंपल, पास यूरिन 2-3 टाइम्स, देन ओनली गो फॉर दैट, ओके, दैट विल गेट यू सम बेनिफिट। आप अच्छे से पानी पी के एकदम क्लियर यूरिन के साथ अपना यूरिन सैंपल उसमें दे के आएँ, है ना। कुछ भी आपने खाया पिया है, कुछ भी आपने तला भुना खाया है, वो सब उसमें आएगा। या आपने कोई टैबलेट आप अगर रिसेंटली ले रहे हैं तो उसको आप कुछ महीने के लिए बंद कर सकते हैं, है ना। अपने को पता नहीं है किस टैबलेट में कौन सा सब्सटेंस निकल जाए, फिर आप उसको एक्सप्लेन करते रहोगे महीनों तक। इससे अच्छा है कुछ दिनों के लिए अपनी मेडिसिन बंद कर दें
और अच्छे से पानी पी के 2-3 बार यूरिन पास करके, और जब क्लियर यूरिन शुरू हो जाए वही यूरिन सैंपल आपको ट्राई करना है कि वहाँ पे दे के आएँ उसमें, ठीक है। अब सीधा हम आ जाते हैं वॉइस असेसमेंट टेस्ट पे कि उसमें क्या क्या होता है। इसके बारे में बहुत कम जानकारी इंटरनेट पर या यूट्यूब पर अवेलेबल है। तो नॉर्मली सबसे पहले आपका उसमें इंट्रोडक्शन होगा। इंट्रोडक्शन का सिंपल फंडा ये है उनका, उसके अच्छे से जब अपना इंट्रोडक्शन दें तो आप वहाँ पे उस एटमोसफेयर में ढल जाएँ, थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाएँ, इसलिए आपका इंट्रोडक्शन लेते हैं वो सिर्फ और सिर्फ। उसके बाद फिर जनरल इंटरेक्शन होगा। जनरल इंटरेक्शन में वो आपके इंट्रोडक्शन में से ही उठा के कुछ कुछ सवाल पूछेंगे। जैसे आपने इस कॉलेज से आपने बताया होगा इंट्रोडक्शन में, तो उस कॉलेज के बारे में कुछ पूछ लेंगे, नॉर्मली पूछ लेंगे। अब इसके पीछे का बेसिक फंडा क्या है, इंट्रोडक्शन तो कोई भी तैयार करके घर पे प्रिपेयर करके लेके जाएगा और उसको वहाँ पे उगल देगा, उल्टी कर देगा पूरी कि ये मेरा इंट्रोडक्शन है। लेकिन जनरल इंटरेक्शन में जब आपसे क्वेश्चन पूछेंगे और आप उनका आंसर करोगे, तो उसका फंडा ये है कि अच्छा ये स्पॉन्टेनियस भी ये बंदा बोल पा रहा है, ये एस्पिरेंट बोल पा रहा है, इंग्लिश के सेंटेंस फ्रेम कर पा रहा है। बहुत ज़्यादा सच ग्रामर अच्छी होना या फिर इंग्लिश बहुत अच्छा आना ये ज़रूरी नहीं है। बस वो ये चेक करना चाह रहे हैं कि नॉर्मली आप सेंटेंस फ्रेम कर पा रहे हैं कम्युनिकेशन वाइज, और आप स्टैमर नहीं कर रहे हैं, आप हकला नहीं रहे हैं ना, और आप तुतला नहीं रहे हैं। बस ये 2-3 चीज़ें चेक होती है उसमें। इसके लिए आपसे वो जनरल इंटरेक्शन करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका अगला टेस्ट होगा वर्ड रिपीटेशन का या सेंटेंस रिपीटेशन का। वो आपको एक सेंटेंस बोल देंगे, वो आपको सेंटेंस रिपीट करना है। इसका अगेन वापस से वही है कि आपने क्या सुना और आप उसको कैसे प्रोनाउंशिएट कर पा रहे हैं। एटीसी की जॉब ऐसी है, आपको पता है, आपको पायलट से लगातार कम्युनिकेट करना है। आपके ही वर्ड्स पर वो टेक ऑफ करेगा, लैंड करेगा या फिर कुछ भी इंस्ट्रक्शन सुनेगा, तो आपकी प्रोनाउंसिएशन एकदम क्लियर होनी चाहिए और आप जो सुन पा रहे हो वो भी अच्छे से सुन पा रहे हो। ये हियरिंग का टेस्ट का है एक तरह से। तो इसी के साथ वो पैसेज रीडिंग का एक टेस्ट होता है। आपको एक पैसेज या कंपोजिट सेंटेंस का एक छोटा सा आर्टिकल दे देंगे, वो आपको पढ़ना होगा लाउड, ठीक है। ये टेस्ट है सिंपल, ठीक है। एक ये टेस्ट इसमें है शाउट, जो मैंने लिखा हुआ है। तो आपको वो बोलेंगे अच्छे से ब्रीथ कर लीजिए और ब्रीथ इन कर लीजिए और एकदम से शाउट कीजिए, जितना तेज से आप शाउट कर सकते हैं। ये एक टेस्ट होना उसमें, है ना। ये इसके बारे में आपको जानकारी नहीं मिलेगी, लेकिन मैंने टेस्ट दिया है, उसमें आपको जोर से एक बार शाउट कराते हैं। सबसे नहीं कराते हैं नॉर्मली, अगर उनको पता लग जाता है कि नॉर्मल है कैंडिडेट, है ना, तो वो इसको कई बार स्किप भी कर देते हैं। लेकिन नॉर्मली कुछ लोगों से ये करा लेते हैं कि शाउट करें, आप कितनी जोर से आप शाउट कर सकते हैं, ठीक है। लॉन्ग चैंट। अब लॉन्ग चैंट टेस्ट क्या है? लॉन्ग चैंट टेस्ट में ये वो देखते हैं कि आप कितनी देर तक आप बोल सकते हैं अपने थ्रोट से, अपने जो आपका यहाँ पे कंठ है उससे आप कितनी देर तक वॉइस आप रिड्यूस कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको अगेन वो बोलेंगे कि आप ब्रीद इन कर लीजिए जितना आप कर सकते हैं, और लंबी टाइम तक आप उसको बोलिए। कोई भी एक वर्ड की, मतलब कोई भी आप एक साउंड निकालिए, वो आ का साउंड हो सकता है या ओ का साउंड हो सकता है, वो कुछ भी आपको बोल देंगे, ठीक है। तो इसके लिए अगेन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओम का ब्रीदिंग का आप एक्सरसाइज कर सकते हैं या कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। उसमें सिंपल आपको करना ही है, पूरा ब्रीद इन करना है और जितना देर आप हो सके अपनी आपको आवाज़ निकालनी है। नॉर्मली आई थिंक जो थ्रेशोल्ड है टेस्ट का पैरामीटर है वो 20 या 30 सेकंड है। अगर आपने उतना बोल पा लिया तो वो नॉर्मल है, ठीक है। तो नॉर्मली मैं आपको एक बार करके बता देता हूँ वो क्या करवाते हैं नॉर्मली वहाँ पे। ये आपको नॉर्मली 30 सेकंड तक करना है, नॉर्मल ये है। तो आप इसको घर पे प्रैक्टिस नॉर्मली कर सकते हैं इसकी, ठीक है। अब इसके लिए टिप्स यही हैं कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें घर पे। आप ओम की उच्चारण कर सकते हैं, चैंटिंग कर सकते हैं आँख बंद करके, ठीक है, जिससे आपकी ब्रीदिंग कैपेसिटी बढ़े और लंबे टाइम तक आप वो कोई भी जो साउंड है वो निकाल पाएँ। और मिरर एक्सरसाइज कर सकते हैं। नॉर्मली आप सब ने इतनी एग्ज़ाम क्लियर कर ही लिया है, तो आप अपना इंट्रोडक्शन अच्छे से दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप एक बार फिर भी मिरर के सामने बैठ के अपना इंट्रोडक्शन दे दें। किसी दोस्त के साथ बैठ के आप नॉर्मल जनरल इंटरेक्शन कर सकते हैं। नॉर्मली ये तो हम डेली लाइफ में करते ही हैं, है ना, जस्ट आप उसको इंग्लिश में कर लीजिए। तो यही समरी थी इसकी, यही मुझे कहना था। मेडिकल असेसमेंट आपका होना है, डीवी आपका होना है और वॉइस टेस्ट होना है। इसमें आपको कोई भी अगर इश्यू आता है तो आप मेरे को टेलीग्राम चैनल मेरा है, उसकी मैं लिंक इसमें डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में वीडियो के, उसमें आप फॉलो कर सकते हैं। उसमें बहुत सारे कैंडिडेट हैं, अभी वो धीरे धीरे बन रहा है। अभी कुछ दिनों पहले हमने वो टेलीग्राम चैनल शुरू किया है, उसमें बाकी लोगों से भी हेल्प ले सकते हैं। और अगर आपको कोई डाउट है तो इस वीडियो के कमेंट में डाल दें, मैं उनका रिप्लाई पर्सनली कर दूंगा। थैंक यू।